जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 दैट रिलेट्स एंड दैट कवर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपका दूसरा हेड ऑफ इनकम है। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी और उससे आपको कोई इनकम ड्राइव कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती है, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, इसके अंदर आपके पास चार चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली, जो कि आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती हैं। फर्स्ट वन, रेंट इनकम रिसीव्ड, रेंटल इनकम रिसीव्ड और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज़ हायर। जो भी आपको रेंट रिसीव हुआ उसकी वैल्यू। फेयर मार्केट रेंट से मुराद है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक 5 मरले का किसी ने घर किसी को ट्रिपल स्टोरी किराए पे दिया हुआ है, और जब गवर्नमेंट उससे पूछती है कि भाई आपका किराया कितना है, कितनी इनकम, वो कहता है 2000 रुपये पर मंथ ले रहा हूँ, तो वो मानने में बात नहीं आती। ऐसे केस में गवर्नमेंट फिर फेयर मार्केट रेंट, जो मार्केट में उसका रेंट चल रहा होता है, वो ले लेती है। ठीक है, तो जो भी हो फेयर मार्केट, और जो इसमें हायर वैल्यू होती है जो वो बता रहा है, या मार्केट का जो रेंट है, फेयर मार्केट रेंट जो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, जो हायर होगा उसको आप कंसीडर करेंगे। वो गवर्नमेंट मानती है कि फेयर मार्केट रेंट से नीचे रेंट कोई नहीं ले सकता। लिहाजा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रेंटल इनकम या फेयर मार्केट रेंट फर्स्ट कंपोनेंट है। उसके बाद टोकन मनी फॉरफिटेड। टोकन मनी एडवांस को कहते हैं। किसी बंदे ने कोई किराए पे मकान लेना था आपसे, या उसने आपसे मकान ख़रीदना था, यहाँ पे हम किराए की बात कर लेंगे। उसने एडवांस पकड़ाया कि चलें जी मैं आपको 5 तारीख तक आ जाऊँगा, और आके तो आपको बाकी के पैसे भी दे के तो सामान रख के घर यूज़ करना शुरू कर दूँगा। लेकिन वो शख्स किसी वजह से नहीं आ सका, 5 से लेट हो गया। आप टोटली राइट कैसे हैं कि आप उसका जो एडवांस है वो आप रख लें, क्योंकि आपने उसकी वजह से उस दौरान जितने भी दूसरे टेनेंट्स आए होंगे, किराएदार आए होंगे पोटेंशियल, आपने उनको मना कर दिया, आपका लॉस हुआ, लिहाजा वो आप एडवांस रख लेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं टोकन मनी फॉरफिट के फॉरफिट कर ली, जब्त कर ली। ठीक है, तो ये भी आपकी इनकम होगी, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट है। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, जब शुरू में जो एडवांस रखवाए जाते हैं टेनेंट की तरफ से लैंडलॉर्ड को, जो किराएदार अपने मालिक मकान को, जो चाहे मालिक मकान हो या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, मैं उनको कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, और वो आपको कोई एडवांस रखवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ इसका पर मंथ रेंट था। अक्सर ऐसा होता है कि वो कहता है 6 महीने का जो है वो आप एडवांस दे दें। ये उसमें से 3 मंथ का, यानी कि जो 30,000 होगा वो आपके फर्स्ट 3 मंथ्स का एडवांस रेंट आ जाएगा। एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल से मुराद है कि आप पहले 3 महीने रेंट नहीं देंगे, वो उसमें से कटता जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एडवांस में रखेंगे। और जो बाकी का 30,000 है वो रेंट में नहीं कटेगा, वो आपका अनएडजस्टेबल एडवांस होगा, उसको हम सेफ़ रखेंगे। और जब कभी आप इस मकान को खाली करके जाने लगेंगे, तो अगर आपकी तरफ कोई पैसे ड्यू होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बिल नहीं पे किया, या हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचाया, रिपेयर मेंटेनेंस हमें करवानी पड़ी अगर उसकी, तो वो पैसे इस अनएडजस्टेबल एडवांस में से हम रिकवर कर सकें, तो उसे अनएडजस्टेबल एडवांस कहते हैं। और अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 जो है, यानी कि 10वां हिस्सा, 10% या 10 पे डिवाइड कर दें उसको, वो भी आपका क्योंकि आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होती है, आप उसको इन्वेस्ट करके, ये लाखों में अमाउंट होती है नॉर्मली, आप उसको इन्वेस्ट करके उस पर अर्न कर सकते हैं, इसलिए टैक्स वाले कहते हैं ये इनकम है आपकी। ठीक है, उसके बाद 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ चीज़ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस बर्डन ऑफ द ओनर पेड बाय टेनेंट। आपकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस थी या कोई भी बर्डन जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड किराएदार ने अदा कर दिया मालिक मकान की बुनियाद पे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स आया, अब वो तो मालिक की, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है पे करना। उसने टेनेंट को ही कहा जो किराएदार था कि अदा कर दें, उसने कर दिया। अब ये किसकी, अगर उसने अदा कर दिया है तो ये तो जो भी आप ओनर हैं आपकी इनकम है। ऐसा कोई भी खर्चा जो उसने आपके बिहाफ पे कर दिया है प्रॉपर्टी का, वो आपकी इनकम कंसीडर होगी। 4 चीज़ें, रेंट जो रिसीव हो रहा है, टोकन मनी फॉरफिट, अनएडजस्टेबल एडवांस का 10वां हिस्सा, और अगर कोई उसने आपका बर्डन जो भी प्रॉपर्टी का पे कर दिया तो उसको भी आप टोटल, ये चारों को 1 2 3 4 इनको ऐड करेंगे, इसे टोटल रेंट चार्जेबल टू टैक्स करेंगे। RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये वो रेंट है जिस पे टैक्स लगेगा। याद रखें कि 2018 से ऑनवर्ड, अभी 19 में भी जो आपका टैक्स ईयर है, इसके अंदर
इसके अंदर जो आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स है इस यानी कि प्रॉपर्टी इनकम, इस पे टैक्स जो है वो सेपरेट ब्लॉक में लगाया जाएगा। जैसे कैपिटल गेंस के कुछ हिस्सों को हमने लगाया था, सिक्योरिटीज़ वगैरह को, तो इसका अपना से रेट दिया हुआ है, वो उस स्केजुअल आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि प्रॉपर्टी इनकम पे मौजूदा क्या स्केजुअल है, उसके अकॉर्डिंगली जितनी इनकम होगी उस स्लैब्स को देखते हुए उस पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेगा, यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखेंगे और आगे डैश लगा के नीचे नोट लिख देंगे टू बी टैक्स्ड अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ऐसे। इसके बाद ये मैं पढ़ दूँ नोट, टोटल रेंटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स taxable under separate block of income and also to be included in taxable income for calculation of average relief। जी एवरेज रिलीफ का आगे एक पॉइंट आएगा, उसका मैं आपको एक्सप्लेन तब कर दूंगा कि तब भी इसको टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाएंगे और एक फॉर्मूला है वहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम यूज़ होगी ये टोटल प्रॉपर्टी इनकम उसका पार्ट बनेगी। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ डिडक्शंस हैं प्रॉपर्टी इनकम, ये 4 चीज़ें आपने ऐड की तो आपके पास प्रॉपर्टी इनकम आ गई। इसमें से अगर ये 10 तरह की नॉर्मल डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शन कोई इसमें से एक्सपेंस किया हो तो माइनस कर सकते हैं प्रॉपर्टी इनकम में से, और फिर जो नेट इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन ये फैसिलिटी अब इस 2018 से ऑनवर्ड इंडिविजुअल को और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी को उन्होंने डिडक्शंस अवेलेबल की हैं, इससे पहले इंडिविजुअल को भी ये अवेलेबल थी। इसका मतलब ये कि अगर किसी इंडिविजुअल ने इनमें से कोई पेमेंट की भी होगी तो उसको ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स होगा, ये अमाउंट उसमें लेस नहीं होगी। अगर कंपनी का केस होगा तो उसे माइनस कर देंगे हम इसको। तो फर्स्ट है रिपेयर टू बिल्डिंग। ठीक है, अगर आपने कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराई है तो RCT का 1/5। ठीक है, ये कंपनी के केस में सिंपली, तो जो भी 20% कह लें या 1/5 कह लें, अगर रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है तो उसका 1/5 हिस्सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे करवाई है चाहे नहीं करवाई, कंपनी को ये बेनिफिट हासिल होता है। और चाहे एक्चुअल एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, इसको ये फ़िक्स अमाउंट ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की अगर उसकी RCT थी, रेंटल इनकम थी, टोटल चारों को ऐड करके आती थी, और उसने 5,000 रुपये के पे किए रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस। अब RCT 1 लाख था, उसका 1/5 लेंगे तो आपके पास 20,000 बन जाएगा। 20,000 उसको 5,000 उसके एक्चुअल एक्सपेंस थे रिपेयर के, लेकिन उसको 20,000 रुपये का ही बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 1 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस का, 80,000 की इनकम नेट इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ये याद रखें, अगर 25,000 के भी रिपेयर मेंटेनेंस के एक्चुअल एक्सपेंस होते तो उसे 20,000 ही अवेलेबल होना था। अगर उसने कुछ भी खर्च नहीं किया फिर भी उसको 20,000 ही, इन एवरी केस 1/5 ले लेंगे सिंपली RCT का, बट ओनली इन केस ऑफ कंपनी। उसके बाद प्रीमियम पेड और पेएबल इन ईयर टू इंश्योर, तो बिल्डिंग की कोई इंश्योरेंस है उसकी जो किस्त अदा की है वो भी पूरी की पूरी अमाउंट जो है बिल्डिंग इंश्योरेंस जो है, ठीक है, वो भी आप माइनस कर सकते हैं जितनी अमाउंट होगी। एनी लोकल टैक्स रेट चार्जेस और सेस पेड, ठीक है, कोई टैक्स वगैरह है प्रॉपर्टी का, लोकल चार्जेस वगैरह हैं, उसको भी आप पूरी अमाउंट को लेस कर सकते हैं। ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल, ग्राउंड रेंट की अमाउंट जो भी आ जाएगी उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी ऑन एनी मनी, प्रॉफिट ऑन एनी मनी, अगर आपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा के उस पर लोन लिया है, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी आप जो है इसको माइनस कर सकते हैं पूरी अमाउंट इंटरेस्ट की, यानी कि प्रॉपर्टी को अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोन लिया था और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। शेयर इन रेंट, अगर आपने बैंक के साथ मिलके प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की इन्वेस्टमेंट डाल के और बैंक को आप कुछ पेमेंट रेंट की कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बैंक को जो पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज, अगेन वही बात है कि अगर आपने विच इज़, ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखवाई है उस पर इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट लेस हो जाएगी। कलेक्शन आपने रेंट की करने के लिए कोई बंदा रखा हुआ है या उस पर जो भी अकाउंटेंट बैठा है, जो भी कलेक्शन टीम है, उसके जितने भी एक्सपेंस हैं वो एक्चुअल एक्सपेंसेस फ़र्ज़ करें 5,000 हुए और 6% लेते हैं आप RCT का,
1 लाख का था तो उसका आपने 6% लिया, वो 6,000 आ गया। जो इनमें से लेसर अमाउंट होगी वो अलाउड होगी, 5,000 अलाउड होगा। ठीक है। कलेक्शन चार्जेस के केस में एक्चुअल और 6% ऑफ RCT उसमें से जो लेसर होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर आपका केस कोई प्रॉपर्टी का लग गया, आपका कोई कब्ज़ा वगैरह का, या कोई भी आपको अदालत में केस लड़ना पड़ा अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत को, टाइटल को डिफेंड करने के लिए, तो आप उसमें जितनी लीगल फीस दी है उसको भी आप पूरे का पूरा माइनस कर सकते हैं, नेट अमाउंट पे टैक्स देंगे। और उसके अलावा एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, अगर आपका रेंट जो था वो फ़र्ज़ करें 10 महीने का आपको रेंट मिला, 2 महीने का रेंट उसने दिया ही नहीं आपके टेनेंट ने, और आपने पूरी कोशिशें की उसको लेने की, और उस आदमी को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल भी दिया, और वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में भी नहीं रह रहा, तो फिर ये आपका अनपेड रेंट हो जाएगा। आपको जो नहीं मिला तो ये अमाउंट भी आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है। ये टोटल इसमें से डिडक्शन थी जो कंपनी को अलाउड है 10 तरह की, और इंडिविजुअल और AOP केस में सिंपली ये 4 इनकम्स ऊपर वाली, रेंटल इनकम, टोकन मनी फॉरफिटेड, 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, और उसके अंदर आप ऐड करेंगे बर्डन, एनी बर्डन ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय टेनेंट, इनको ऐड करके ये टोटल इनकम होगी। इसको सेपरेट ब्लॉक में जाके स्लैब में देखेंगे और इस पर टैक्स लगा देंगे जितना बनता है।